नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए कि सुबह आपसे मुलाकात नहीं हुई और ना ही शाम को हुई यूट्यूब पर, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत जो है ना वो आउट ऑफ सर्विस है, इसलिए फिज़िकली आई एम नॉट फिट। बट मैंने सोचा कि यार आप लोगों का एग्ज़ाम है और आपकी क्लास ज़रूर होनी चाहिए, तो फिर मैं आज तो आ ही गया। मैंने कि चलो जितना है पढ़ेंगे। नेहा बेटा, सुमन, संध्या, प्रियंका, अन्नू, सभी प्रिय मित्रों का बहुत बहुत दिल से स्वागत साइकोलॉजी की इस लाइव बैच में, लाइव सेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे। बिल्कुल संध्या जी, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया माय डियर, सिगमंड फ्रायड हम लोग पढ़ रहे थे और सिगमंड फ्रायड की कुछ बातें हम लोग सीख रहे थे। अब ध्यान से आपको ये समझना चाहिए कि जब हम मनोविश्लेषणवाद की बातें करते हैं या साइको एनालिसिस की बात करते हैं, इसको हम लोग साइको एनालिसिस के नाम से जानते हैं। साइको एनालिसिस, जब मनोविश्लेषणवाद की बात आती है तो हमने आपसे डिस्कस किया, आपको बताने का प्रयास किया कि इन्होंने मन, मस्तिष्क या माइंड, इनकी 3 स्टेजेज बताई हैं। 3 स्टेजेस कौन सी हैं बेटा? चेतन, जिसे कॉन्शियस कहते हैं आप लोग, अर्धचेतन, जिसे सबकॉन्शियस कहते हैं, अवचेतन भी इसी का नाम है, याद रखना, भूलना नहीं है, और अचेतन अनकॉन्शियस कहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अचेतन और अवचेतन, इन दोनों अवधारणाओं के जनक। सर नोटिफिकेशन नहीं आया आज भी? अनु बेटा ऐसा तो नहीं है, बाकी सब बच्चों के पास नोटिफिकेशन तो पहुंचा है, आपके पास क्यों नहीं पहुंचा ये तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाकी सबके पास तो पहुंचा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कई बार हो जाती है पर्टिकुलर किसी के साथ कोई दिक्कत। हाँ, उसके बाद फिर हमने पढ़ा ये जो चेतन है, कॉन्शियस है, इसके जनक विलियम वुंट और टिचनर है। यानी चेतना का प्रबल समर्थन किसने किया है बेटा? वो वुंट और टिचनर ने किया है। इसीलिए इनको संरचनावादी मनोविज्ञानियों की श्रेणी में रखा जाता है। यानी मनोविज्ञान का जो संरचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है, स्कूल है या संप्रदाय है, उसकी स्थापना विलियम वुंट और टिचनर करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, क्लियर बेटा? उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, चेतन 1/10 भाग होता है, यानी केवल 10% होता है। अर्धचेतन 0% होता है, और अचेतन जो है वो 9/10 भाग यानी 90% होता है। प्रिय मित्रों, ये बहुत बड़ा विशाल खंड है, बड़ा भाग है, और ये बहुत सूक्ष्म खंड है। आप इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये एक सूक्ष्म खंड है, बिल्कुल छोटा टुकड़ा है, और ये एक विशाल खंड है। अचेतन कैसा खंड है बेटा? विशाल यानी बड़ा, व्यापक। ठीक है ना? ये बहुत शॉर्ट है और ये बहुत ब्रॉड है उसकी तुलना में। अब बात आती है कि यहाँ पर इन मन मस्तिष्क की इन तीनों अवस्थाओं की तुलना सिगमंड फ्रायड ने किससे की है? तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? देखो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक होगा माय डियर, बहुत आसान और इजी होगा। थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। आज के टॉपिक में हम लोग बहुत बेहतर चर्चा करना चाहते हैं, वो सिर्फ ये है कि इन्होंने यानी फ्रायड ने मस्तिष्क या मन या मस्तिष्क की या मानसिक अवस्थाओं, आप यूं भी कह सकते हैं, मानसिक मेंटल स्टेजेस, मानसिक अवस्थाओं के तुलना, मानसिक अवस्थाओं की तुलना किससे की है बेटा? बर्फ के एक टुकड़े से की है, हिमखंड से की है।
वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है। हिमखंड यानी बर्फ का टुकड़ा, स्लाइस ऑफ आइस या आइस यानी बर्फ के टुकड़े से की है, ठीक है ना। ए पीस ऑफ आइस कह दो, ए स्लाइस ऑफ आइस कह दो। अब यहां पर बर्फ के टुकड़े से कैसे की है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा बेटा कि इन्होंने क्या किया, एक पानी से भरा हुआ एक पात्र लिया, एक बर्तन लिया, और उस पात्र या बर्तन में बर्फ के एक टुकड़े को उसमें डाल दिया जो पानी से भरा हुआ था। इन्होंने पाया कि बर्फ का जो अधिकांश भाग है, 90% भाग, वो पानी में छुपा हुआ है, अदृश्य है, डूबा हुआ है। यानी जो अचेतन, जो चेतन नहीं है, जो सामने नहीं है, जो प्रत्यक्ष में नहीं है, जो उपस्थित में नहीं है, उसे अचेतन कहा जाता है, और जो प्रत्यक्ष में है वो चेतन होता है। अब मेरे क्लास में जो जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो चेतन है, और जो मेरे सामने नहीं है वो सब अचेतन है, क्योंकि उनका सिर्फ नाम हमें पता है। इस बैच में इतने सारे विद्यार्थी हैं लेकिन लाइव बहुत कम पढ़ते हैं। पता नहीं उनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता, या फिर वो बाद में रिकॉर्डेड क्लास को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, आई डोंट नो। बट लाइव क्लास का, लाइव चैटिंग का एक अलग ही अपना मजा है, एक अलग ही अपना कॉन्सेप्ट है। खैर, तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि इन्होंने जो तुलना की वो बर्फ के टुकड़े से की, हिमखंड से की, आइस के एक छोटे से टुकड़े से की, और उसको उस पानी में डुबोकर देखा कि यार उसका अधिकांश भाग जो अदृश्य, जो छिपा हुआ है। ठीक वैसे ही मानव और प्राणी का जो मस्तिष्क होता है, वो जो दिखाई देता है, उसके मन मस्तिष्क में जो विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उसके आज तक, जन्म से लेकर आज तक के जीवन का, फॉर एग्जाम्पल आपके जन्म से लेकर आज तक के जीवन का जितना सारा किस्सा है, जितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जितना सारा आपको नॉलेज है, जितनी सारी बातें, हसीन कल्पनाएं आपके जिंदगी में हैं, वो सब कहां पर पड़ी है? अचेतन में। कहां पर है बेटा? अचेतन में। इसीलिए अचेतन को अचेतन, अनकॉन्शियस, इसीलिए अचेतन को क्या कहा जाता है बेटा? दमित इच्छाओं का भंडार। दमित इच्छाओं का भंडार कहा जाता है। क्लियर? इसे काम प्रवृत्तियों का कुंड कहा जाता है। काम प्रवृत्तियों का कुंड कहा जाता है। इसे इच्छाओं की जननी कहा जाता है। दमित इच्छाएं, जो भी आपकी विशेष हैं, जिनको आप सप्रेस करते हो, दबा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी किसी इच्छा ने जन्म लिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं हमेशा अपने बच्चों को समझाता हूं, एक दिन मुझे क्या, एक ड्रेस परचेज करनी थी, और मैं एक शोरूम पर पहुंच गया। जब वहां पहुंचा, पूजा कुमारी मोस्ट वेलकम, प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत। माय डियर फ्रेंड्स, कल मेरी तबीयत के कारण क्लास नहीं हो पाई। तबीयत तो आज भी ठीक नहीं है, लेकिन क्लास लेनी थी हर हाल में, और कोशिश होगी कल संडे को भी आपकी क्लास ली जाए, 1.5 घंटे की कम से कम, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है? अच्छा, संध्या जी कह रही है साउंड प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी हो रही है क्या बेटा? एक बार कंफर्म करके बता दें। चलिए, वो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जब कभी कभी थोड़ा सा तेज बोल पड़ते हैं ना,
तो तेज बोलने पर ऐसा हो जाता है। अब ये लो, हमने और दूर कर लिया। चलिए ठीक है बेटा। हाँ, यस माय डियर्स, एक बार कंफर्म आप जरूर कर देना। चलिए अगली बात करते हैं। तो यहाँ पर दमित इच्छाएं, तो एक दिन जब मुझे एक ड्रेस चाहिए थी और मैं एक शोरूम पर पहुँचा, वहाँ जाके देखा तो मुझे एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, मुझे बहुत अच्छी लगी। यानी मेरे चेतन को वह ड्रेस बहुत पसंद आई। और जब ड्रेस बहुत पसंद आई तो ऐसी अवस्था में मैंने उससे, शॉपकीपर से उसकी प्राइस पूछी कि भाई ये कितने रुपए की है ये ड्रेस। तो उन्होंने उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा बता दी। उन्होंने क्या ज़्यादा बता दी। संध्या बेटा, नो से हम समझे नहीं, ठीक है या नहीं है, एक बार आप कंफर्म कर दें। ठीक है बेटा। चलिए, तो आखिर जब उसने कीमत ज़्यादा बताई, उतने पैसे हमारी पॉकेट में नहीं थे। तो फिर हमने, जो हमारे चेतन में उस ड्रेस के प्रति जो इच्छा उत्पन्न हुई थी कि आज हम इसको परचेज करेंगे, आज हम इसको वियर करेंगे और आज हम अपने ऑफिस या अपने स्कूल कॉलेज इसे पहनकर जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने उस दमित इच्छा को क्या कर दिया, दमित कर दिया। वो चेतन की उस इच्छा को हमने दबा दिया, ज़बरदस्ती बलपूर्वक दबा दिया। लेकिन ठीक 15 दिनों के बाद हमारी जेब में पैसे आए और हमारी उस दमित इच्छा ने फिर से जन्म लिया और वो चेतन के पास पहुंची। और चेतन में आकर उस दमित इच्छा ने कहा कि चलो उसी शोरूम पर उस ड्रेस को लेकर आते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो वो ड्रेस उस शोरूम पर नहीं थी, क्योंकि वो सोल्ड आउट हो चुकी थी। और जब सोल्ड आउट हो चुकी थी तो फिर हमने चेतन में जन्म ली उस दमित इच्छा ने का हमने फिर से एक बार और बलपूर्वक दमन कर दिया, फोर्सली उसको हमने फिर से सप्रेस कर दिया। तो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को जब चेतन और अचेतन के बीच एक वैचारिक संघर्ष उत्पन्न होता है तो सिगमंड फ्रायड उसे एक मानसिक रोग का नाम देते हैं, दैट इज एंजाइटी, यानी दुश्चिंता। कौन सी चिंता? दुश्चिंता। ये एक पर्टिकुलर मेंटल डिजीज है जिसके कारण व्यक्ति माल एडजस्टमेंट का शिकार होता है, कुसमायोजन का शिकार होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इस एग्जाम्पल से आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि आखिर चेतन क्या है। ठीक है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये अचेतन वाकई दमित इच्छाओं का भंडार है, काम प्रवृत्तियों का कुंड। अरे भाई, आपने किशोर बालक बालिकाओं को देखा होगा कि वो अपने टेरेस पर, मकान की, अपने घर की बालकनी में खड़े होते हैं, अपने टेरेस पर खड़े होते हैं और वहाँ पर नीचे से कोई निकल रही होती है तो काश अपने चेतन में बहुत सारी इच्छाओं को जन्म दे देते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है तो अपनी उस चेतन इच्छा का दमन कर देते हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद कोई वहाँ पर से कोई दूसरा या दूसरी निकलती है, फिर कहते हैं काश, और इतने सपने बुन लेते हैं, हमारी शादी होगी, हम लंदन ब्रिज की सैर करने जाएंगे, है ना। और हमारी मिक्की तो पता है कहाँ घूमने थाईलैंड जाने का मन बना कर बैठी है। सर टीचर बनते ही मुझे थाईलैंड जाना है। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी जगह है, आप जाके जरूर आना, सफ़ेद हाथियों का देश है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग जो इतने सारे सपने पाले बैठे होते हैं और आखिर होता क्या है, इवन यहाँ तक भी सपने, हमारी शादी होगी, हम वहाँ घूमने जाएंगे, हम उस सैर सपाटे पर जाएंगे, हम वहाँ हनीमून पर जाएंगे और हम मिलकर दोनों एक क्रिकेट टीम बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या सपने बुन लेते हैं। लेकिन चूंकि वो पूरे नहीं होते तो वह उन सपनों को, चेतन में उत्पन्न उन इच्छाओं को दबा देते हैं बलपूर्वक, और वो दमित इच्छाएं कहाँ चली जाती हैं बेटा? अचेतन के पास। इसीलिए आपकी जो काम प्रवृत्ति जन्य जो इच्छाएं थी, उन्होंने जन्म लिया और फिर वो वास्तव में कहाँ कर पड़ी हुई हैं? आपके अचेतन के पास। जब कभी जिंदगी में दोबारा वही चेहरा वापस सामने आता है ना, तो फिर वो अचेतन की दमित इच्छा चेतन में आती है और फिर कहने का मन करता है क्या, कि हम भी कभी आपको चाहते थे, प्रेम किया करते थे।
आपसे मोहब्बत किया करते थे। ऐसा एक वाकया उत्पन्न होता है। आखिर किस कारण? इसीलिए इसका नाम पड़ गया काम प्रवृत्तियों का कुंड, स्टोरेज ऑफ सेक्सुअलिटी। राइट बेटा। नेक्स्ट, इच्छाओं की जननी। अरे भाई, दुनिया भर की इच्छाएं जन्म लेती हैं यहां से, इसीलिए इसके कई नाम यहां पर सामने आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग मन मस्तिष्क की जो मानसिक अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, वो उनकी तुलना सिगमंड फ्रायड ने बर्फ के एक टुकड़े से की, उसका एग्जाम्पल हमने आपको समझाया। फिर उसके बाद अनकॉन्शियस की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस की। अब बात आती है यहाँ पर, फ्रायड ने मानसिक अवस्थाओं के आधार पर यानी इन द बेस ऑफ मेंटल स्टेजेस। अब वो तो कभी कभी होता है बेटा, इट डज हैपन। बफरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो ठीक है, इसकी आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी होने दो। तो फ्रायड ने मानसिक अवस्थाएं, मेंटल स्टेजेस के बेस पर इन्होंने पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को, किसको बेटा? व्यक्तित्व को तीन श्रेणियों में विभाजित कर दिया। क्या कर दिया बेटा? विभाजित कर दिया। कितनी श्रेणियों में विभाजित कर दिया? 3 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में बेटा? 3 श्रेणियों में, है ना, 3 स्टेजेज में। चलिए, अब ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? देखो, पहली श्रेणी है आपकी इड, इसे हिंदी में इदम कहते हैं, या अदम भी नाम मिलता है इसका, ठीक है, इड। और इसका सीधा सीधा संबंध किससे होता है बेटा? अचेतन से संबंधित होती है, अनकॉन्शियस से संबंधित। संबंध किससे है इसका? अनकॉन्शियस से। किससे है बेटा? अनकॉन्शियस से। अब इसमें कौन लोग होते हैं बेटा? देखो ध्यान से, वे लोग जो अनैतिक होते हैं, जिनको नीति, मूल्य, सिद्धांत, है ना, अनैतिक, इमोरल टाइप के लोग, अनसोशियल, असामाजिक। कैसे होते हैं? असामाजिक होते हैं। और कैसे होते हैं? स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, इनसोशियल होते हैं। और कैसे होते हैं? आदर्शवादी हाँ, मतलब आदर्शवादी तो खैर होते हैं ये, क्योंकि अपने नियम, अपने सिद्धांत, अपने ही मूल्यों की वकालत करते हैं, दूसरों के मूल्यों को महत्व देते ही नहीं है, ठीक है ना। कामी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यानी सेक्सुअलिटी इनमें कूट भरी होती है, ठीक है ना। लोभी प्रकृति के लोग होते हैं, और उसके अलावा स्वार्थी हो गए, यानी सेल्फिश टाइप के लोग हो गए। और उसके अलावा ये लोग दूसरों के प्रति ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलोचना, वैमनस्यता आदि का भाव रखते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, यानी अपने सुख की प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए
ये दुनिया को भी नुकसान और हानि पहुंचाने में कतई संकोच नहीं करते हैं, यानी बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं करते। इस कारण सिगमंड फ्रायड इनको पाशविक प्रवृत्ति, पाशविक यानी पशु प्रवृत्ति, पाशविक प्रवृत्ति का कहता है। कैसा कहता है बेटा? पाशविक आदि होते हैं, यानी पशु जैसा व्यवहार होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक बात जो आपको इनके बारे में ध्यान रखनी चाहिए वो कौन सी है? वो है सिर्फ और सिर्फ ये कि इन्होंने, देखिए ध्यान से, नोट डालकर लिख लेते हैं पर, इस व्यक्तित्व को सुखवादी यानी सुखेप्सा, सुखेप्सा यानी अपना सुख चाहना, सुखेप्सा सिद्धांत के प्रवर्तक, और आनंदवादी, आनंदवादी बिल्कुल प्लेजरेबल, आनंदवादी प्रकृति का माना है। यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है? आनंदवादी और सुखवादी होती है। सीधे सीधे से अर्थ में अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऐसे लोगों को इड टाइप का व्यक्तित्व कहते हैं सिगमंड फ्रायड। कौन कहते हैं बच्चों? सिगमंड फ्रायड। दूसरा प्रकार आता है यहां पर ईगो, ईगो जिसको अहम कहा जाता है। इसे सिगमंड फ्रायड श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? कर्मठ होते हैं, यानी इनकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत गजब की होती है। उसके अलावा ऊर्जावान होते हैं, सामाजिक होते हैं, सोशल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व क्षमता का गुण होता है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको लिखा लिखाया पढ़ाता तो इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश के टर्म्स दोनों एक साथ लिख देता, लेकिन चूंकि मैं इंग्लिश के मेरे जो सभी एस्पायरेंट हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छे से सारे टर्म्स जो हैं वो बोल देता हूं इंग्लिश में, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम समझने और सीखने में ना आए। अगर चूंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लिखूंगा तो आपका बहुत सारा टाइम बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा आपका कीमती समय। इस कारण एक ही लैंग्वेज में लिखना, हाँ, जो मेन जो वर्ड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, अवधारणाएं, कंसेप्ट्स होते हैं, उनको मैं इंग्लिश में जरूर लिख देता हूँ। इसलिए इस बात के लिए आप बेफिक्र रहना, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद नेतृत्व क्षमता का गुण होता है, ठीक है ना, और उसके अलावा सहनशील होते हैं, सहनशील होते हैं, मैत्री भावना रखते हैं, मैत्री भाव रखते हैं, ठीक है, और आदि। लेकिन इनको सिगमंड फ्रायड यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक या वास्तविक व्यक्तित्व मानता है। रियलिस्टिक टाइप, ठीक है। आखिरकार इनको सिगमंड फ्रायड, एक नोट में लिख देता हूं, फ्रायड इसे सिपाही कहते हैं। सिपाही यानी सोल्जर, सोल्जर इसे क्या कहते हैं? सिपाही कहते हैं, सोल्जर कहते हैं। भाई ऐसे क्यों कहते हैं? भाई सीधी सी बात है, एक सोल्जर, एक सिपाही वो होता है
जो अनियंत्रित अवस्था होती है ना, उसे कंट्रोल करने का काम करता है। मान लीजिए कहीं पर सामुदायिक दंगा फसाद हो गया, कहीं झगड़ा हो गया, या फिर कोई उपद्रवी लोगों ने कुछ कर दिया, है ना, तो ऐसी उस स्थिति को, नज़ाकत को देखकर वो वहाँ पर नियंत्रण में लेते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं और एक तरीके का मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ये कार्य होता है सिपाहियों का। तो ठीक वैसा ही काम सिगमंड फ्रायड का ईगो करता है। किस काम को करने में बेटा? अरे भाई, इड टाइप के जो लोग होते हैं ना, जिनकी अनैतिक इच्छाएं होती हैं, काम प्रवृत्ति जन्य इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं स्वार्थी वाली होती हैं, तो उन इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं। यानी इड पर कंट्रोल करने का, दबाव बनाने का काम कौन करता है? ईगो करता है। गजब का क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज में पूछा हुआ है पीजीटी एग्जाम में। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, निश्चित तौर पर इड इदम पर दबाव बनाने संबंधी क्रियाशीलता का संबंध फ्रायड ने किस व्यक्तित्व से रिलेट किया है, किस व्यक्तित्व को इसकी जिम्मेदारी दी है? तो वो है ईगो। कौन है बेटा? ईगो। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपसे दोबारा रिपीट हो तो आप समझ जाना कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर आता है सुपर ईगो। तीसरा है सुपर ईगो, और इसका मतलब होता है परम अहम। परम अहम, परम का मतलब यहां पर श्रेष्ठ, अहम से, यानी ये तो अहम से भी श्रेष्ठ है। ये किससे श्रेष्ठ है? अहम से, ईगो से भी श्रेष्ठ है। आखिरकार इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, देखो ये मॉरलिटी, मॉरल वैल्यूज इनके हाईफाई होते हैं, रिलीजियस टाइप के लोग होते हैं, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल होते हैं, और आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक होते हैं। ये आदर्शवादी अलग है। ये आदर्शवाद जो जन कल्याण के लिए, इनके नियम, इनके आदर्श, इनके मूल्य जो जन कल्याण के लिए काम में आते हैं। और वो आदर्शवादिता अपनी स्वार्थ सिद्धि, यानी मेरे नियम मैं ही बनाऊंगा और उनका उपभोग भी मैं ही करूंगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो एक अलग अवधारणा थी जो नकारात्मक अर्थ देती है। लेकिन यहाँ पर यह आदर्शवादिता इनकी पॉजिटिव मीनिंग प्रोवाइड करती है। आदर्शवादिता यानी आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट के धनी होते हैं, सत्यनिष्ठ, बिल्कुल ट्रुथ, कभी झूठ नहीं बोलते भाई, सत्यनिष्ठ टाइप के व्यक्तित्व होते हैं। परोपकारी होते हैं। कैसे होते हैं माय डियर? परोपकारी, यानी सिंपैथी और एम्पैथी दोनों का गुण इनमें विद्यमान होता है। ठीक है? और कैसे होते हैं बेटा? सामाजिक भी होते हैं। ऐसा नहीं है सोशल नहीं होते, होते हैं। आदि टाइप के जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? सुपर ईगो। एक नोट डाल के मैं आपको एक अच्छी बात इसमें समझाना चाहता हूं कि यह ईगो का मित्र है। ईगो का मित्र है। यह किसका मित्र है बेटा? ईगो का मित्र है ना? हम कह सकते हैं दिस इज द बॉसम फ्रेंड ऑफ ईगो। यह ईगो का घनिष्ठ मित्र है। क्योंकि इदम पर, क्योंकि इदम पर यानी इड पर, इदम पर ईगो द्वारा दबाव बनाने में, प्रेशर, दबाव बनाने में ईगो की सहायता करता है। ठीक है? ईगो की सहायता करता है। क्या करता है बेटा? ईगो की सहायता करता है। यानी
ईगो जो काम सिपाही के रूप में इड पर कंट्रोल करने का काम कर रहे, कंट्रोलिंग वाले कार्य में सुपर ईगो ईगो की हेल्प करता है, की सहायता करता है। कारण ईगो और सुपर ईगो की क्या है, मित्रता है। क्लियर हो गया ना, बहुत आसान है, ऐसे कि ऐसे छप गया एग्जाम में क्वेश्चन। और एक और बात, सुपर ईगो यह बताता है यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह करो, यह नहीं करो। क्यों? याद रखो, यह करो, यह न करो। यह करो, यह न करो, कौन बताता है? सुपर ईगो। क्योंकि इनको पता है ये काम जो समाज के हित के लिए, देश हित के लिए, देश कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए जरूरी है, इसे करना चाहिए, और जो समाज कल्याण के हित में नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसा मॉरल वैल्यूज में डिफ्रेंशिएट करने का काम आपका सुपर ईगो करता है। कौन करता है बेटा? सुपर ईगो। वास्तव में सुपर ईगो का संबंध आप मस्तिष्क की चेतन अवस्था से होता है, जबकि ईगो का संबंध भी चेतन अवस्था से होता है, लेकिन सुपर ईगो चेतन और अर्धचेतन दोनों से रिलेशन रखता है। इस कारण सुपर ईगो का जो व्यक्तित्व है वो परम आदर्शवादी है, सत्यनिष्ठ है, कभी झूठ नहीं बोलते, देश हित और समाज हित, जन कल्याण की भावना इनके अंदर विद्यमान होती है। जबकि ईगो टाइप के लोग बहुत कर्मठ होते हैं यार, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी गजब के होते हैं, वो यथार्थवादी होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, कल्पनाओं में, अध्यात्म में, मूल्यों में, आदर्शों में नहीं जीते, वो वास्तव में जीते हैं, हकीकत में जीते हैं। इसीलिए फ्रायड ने ईगो को ज़्यादा ठीक कहा है सुपर ईगो की तुलना में। जबकि सुपर ईगो सामाजिक भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, इनमें सामाजिक समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, सामाजिक जनप्रतिनिधि, समाज सुधारक आदि सभी इसी कैडर में शामिल हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो मेरे प्यारे मित्रों, सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोगतिक उपागम में यहाँ पर व्यक्तित्व को इन 3 कैडर्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन इनके अलावा फ्रायड अपने मनोगतिक उपागम में व्यक्तित्व के अन्य 5 विशेषक, 5 ट्रेट्स और बतलाते हैं। ठीक है, तो देखो, फ्रायड की अन्य अवधारणाएं जहां से प्रश्न बन सकता है। देखो बेटा, यानी अदर कंसेप्ट्स ऑफ फ्रायड की बात कर रहे हैं हम लोग, अदर थीम्स, अदर कंसेप्ट क्या है, अन्य विशेषक, अन्य ट्रेट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू फ्रायड। तो जिनमें पहला हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, शैशव कामुकता। शैशव कामुकता, इन्फेंट सेक्सुअलिटी, ठीक है, इन्फेंट सेक्सुअलिटी। नंबर 2 पर आता है बेटा लिबिडो। नंबर 3 पर आता है इलेक्ट्रा एंड ओडिपस।
नंबर 4 पर आता है मूल प्रवृत्तियां, या नार्सिसिज्म पहले लिख देते हैं, स्वयंमोह। नार्सिसिज्म ये भी इंग्लिश वर्ड है। आत्ममोह, और उसके बाद आपका आता है मूल प्रवृत्तियां। बेसिक इंस्टिंक्ट्स। अब देखिएगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, यानी सिगमंड फ्रायड यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है। फिर जब हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक थ्योरी पढ़ेंगे इनकी, वो होगी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। यानी सिगमंड फ्रायड ने बालक के विकास को भी 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था, जिसे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से प्रसिद्धि मिली। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, भाई 5 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई थी? ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। इस प्रकार 5 अवस्थाओं की वकालत करते हैं, 5 स्टेजेस की बात करते हैं। यानी बालक के संपूर्ण जीवन का जो काल है ना, वो सिर्फ 5 स्टेजेस में डिवाइडेड, ऐसा इन्होंने बताया। क्लियर? सिगमंड फ्रायड ने। लेकिन सिगमंड फ्रायड इनकी जब वकालत करते हैं, इनकी जब बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें समझने की हैं। क्या है बेटा? समझने की। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। क्लियर बेटा? फ्रायड की अन्य अवधारणाओं में हम लोग गजब की बात करते हैं। शैशव कामुकता आखिर होती क्या है? भाई सीधी सी बात है, यानी जो एक इन्फेंट शिशु होता है ना, एक छोटा बालक जो होता है ना, थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, पहली वाली अवधारणा की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि हम जब पहली अवधारणा पढ़ते हैं शैशव कामुकता, तो इसका मीनिंग होता है कि ऐसे वह शिशु बालक जो अपनी शैशवावस्था में और अपनी प्रत्येक क्रिया के दौरान सेक्सुअलिटी का प्रदर्शन करते हैं, कामुकता का प्रदर्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा शिशु बालक जो होता है ना, वो अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है, माँ के साथ सोना चाहता है, माँ के साथ आलिंगन करना चाहता है, माँ के साथ दुग्धपान करना चाहता है, माँ से वो अलग नहीं होना चाहता। इसका मतलब माँ के साथ, चाहे वो उसका स्तनपान करने की बात हो, है ना, फीडिंग की बात हो, या फिर उसके प्रति वात्सल्य का भाव हो, लविंग का या अफेक्शनेट का भाव हो, तो ऐसी अवस्था में उस शिशु बालक की हर एक क्रिया में काम प्रवृत्ति दिखाई देती है। और इस काम प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने कहा, सिगमंड फ्रायड ने कहा कि यार शिशु बालक में भी काम प्रवृत्ति विद्यमान होती है। हाँ, लेकिन इनका एक कहना था, भाई क्या कहना था, कि यार शिशु बालक और किशोर बालक की जो काम प्रवृत्तियां होती है ना, वो अलग अलग होती हैं। ऐसा मत समझ बैठना, कैसा मत समझ बैठना कि यार काम प्रवृत्तियां शिशु बालक में भी होती हैं और किशोर बालक में भी होती हैं। नहीं, फ्रायड कहते हैं नहीं, ये दोनों में अलग अलग प्रकार की काम प्रवृत्तियां होती हैं। भाई किशोरावस्था में उसका मतलब तो प्रोडक्शन है, और यहाँ पर सिर्फ माँ का प्यार पाना है, सिर्फ अपने पिता का प्यार पाना है, सिर्फ घर के जो उसके आसपास परिवेश में रहने वाले जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके प्रति उसका आलिंगन है, लगाव है, उसे उन्होंने कामुक। जब एक शिशु बालक अपनी शैशवावस्था में कामुक क्रियाओं का प्रदर्शन करता है, शैशव कामुकता कहलाती है। लिबिडो का संबंध ठीक इसी से है। किरण जी बहुत बहुत स्वागत। लिबिडो क्या है? लिबिडो बेटा शैशव कामुकता के निकट की ही एक अवधारणा है, बिल्कुल नियर अबाउट इन्फेंट सेक्सुअलिटी। कौन कहते हैं? भाई सिगमंड फ्रायड कहते हैं
नियर अबाउट इन्फेंट। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान से समझना चाहिए। क्लियर है? देखिए, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सीधा सीधा सा आप मीनिंग इसका समझे कि यार शैशव कामुकता और लिबिडो दोनों एक जैसे, यानी अगर मैं कहूं तो ये भी एक प्रकार की कामुकता ही है, और वाकई ये भी शैशवावस्था में ही, यानी ये भी सेक्सुअलिटी का एक प्रकार ही है। इसीलिए इसे इन्फेंट सेक्सुअलिटी के नियर अबाउट का माना जाता है, यानी ये बिल्कुल शैशव कामुकता के निकट का ही विषय है। ठीक है बेटा, वाकई जो तबीयत है ना वो बहुत नाजुक है, और लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आज सोचा कि आज तो मुझे पढ़ाना है अपने बच्चों को। निश्चित तौर पर कल भी हम लोग क्लास नहीं ले पाए तबीयत के कारण। हाँ, सुबह वाली क्लास तो हम लेंगे जरूर। ठीक है, चलिए मित्रों, तो यहां पर वही हम बात कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर लिबिडो क्या है। अरे भाई, जब एक शिशु बालक को अपनी शैशवावस्था के दौरान जो कामुक क्रियाएं वो करता है, और उन कामुक क्रियाओं में जब उसे आनंद और सुख मिलता है, उसे प्लेजर मिलता है, तो वह उस क्रिया को बार बार करता है। और इसी प्रवृत्ति को फ्रायड बालक की लिबिडो प्रवृत्ति कहते हैं। बड़ा सिंपल है, वापस समझिएगा। अरे भाई, जिन क्रियाओं के दौरान शिशु बालक को सुख, आनंद, प्लेजर मिलता है, दैट इज द इंस्टिंक्ट ऑफ लिबिडो, वही लिबिडो है। तो यानी काम प्रवृत्तियों के निकट का अर्थ देता है। अगला, उसके बाद आता है इलेक्ट्रा और ओडिपस। यू नो गाइस, दैट्स वेरी सिंपल। आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे कि यार ये जो है, देखिए थोड़ा, ये जो है इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा जो है ना, इलेक्ट्रा ये लड़कियों में होता है। इलेक्ट्रा मतलब लड़की है ना, लेडीज फर्स्ट। इलेक्ट्रा लड़कियों में एक मनोग्रंथि होती है। कैसे हो सकता है कि आवाज ही चली जाए? आवाज कहीं नहीं जाएगी जब हम यही हैं। जी 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 संध्या जी, वो तो हम बहुत खा रहे हैं। मीना कुमारी जी, ओहो खिराड़ी, वेलकम वेलकम सभी का। चलिए देखिए बेटा, तो इलेक्ट्रा चूंकि एक मनोग्रंथि है, ओडिपस एक मनोग्रंथि है, और ये उत्पन्न कब होती हैं? 3 से 6 वर्ष की आयु में। 3 से 6 वर्ष की आयु में इनका जन्म होता है ना, मानवीय शरीर में या शिशु के शरीर में, और किशोरावस्था तक आते आते ये परिपक्वता को प्राप्त कर लेती हैं। ये ऐसी मनोग्रंथियां हैं। तो लड़कियों में चूंकि इलेक्ट्रा होती है, जिसके कारण
ये अपोजिट जेंडर यानी अपने पिता को बहुत प्यार करती हैं लड़कियां। और बात भी ठीक है, सिगमंड फ्रायड ये तो बड़ी पते की बात करते हैं। ये कहते हैं कि लड़कियों में चूंकि इलेक्ट्रा होती है, जिसके फलस्वरूप ये अपने पापा को बहुत प्यार करती हैं। इसीलिए तो कहा भी है, दुनिया भर के लोग कहते हैं, कहावतें बनी हुई हैं, कितनी सारी प्रोवर्ब्स बनी हुई हैं, लड़कियां तो पापा की परियां होती हैं, है ना। और लड़के परे भी नहीं होते बेचारे, लेकिन पापा की परियां होती हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं पिताश्री या कहीं ना कहीं वो लड़की अपनी इलेक्ट्रा मनोग्रंथि के कारण अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती है। जबकि लड़के लोगों में ऑडिपस होती है, और लड़के लोग जो होते हैं वो अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करते हैं इसी मनोग्रंथि के कारण। वैसे अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी की बुक्स में बड़ी कहानी और किस्से लिखे हुए हैं इनके बारे में कि भाई ऐसा था कि एक बार एक इलेक्ट्रा नाम की राजकुमारी थी, और जो कि थी राजकुमारी और अपने पिता राजा से बहुत प्रेम करती थी। बीच में माँ जो थी रानी साहिबा, वो रोड़ा बनी हुई थी। तो उसने अपने मित्रों के साथ, पुत्री ने अपनी माँ का मर्डर करवा दिया, माँ की हत्या करवा दी, ताकि उसके पिता के प्रति प्रेम में कोई बाधा ही उत्पन्न ना हो सके, कोई बैरियर ही ना आए। ऐसी एक किंवदंती हमें मिलती है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में। सेम एज इसी प्रकार एक ऑडिपस नाम का राजकुमार होता है जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, और उसके पिता राजा जो कि माँ के प्रति प्रेम में बाधा डालते हैं, क्योंकि माँ का प्यार जो अपने पुत्र को मिलना चाहिए वो उसके पिता को मिल जाता है। तो फिर पिता उसको दुश्मन लगने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में वह अपने राजा पिता का मर्डर करवा देता है, ताकि उसकी माँ उसे निर्बाध गति से या बिना किसी रुकावट के प्रेम करे। ऐसी किंवदंतियां भी हमें देखने को मिलती हैं। वाकई फ्रायड ने इस बात को साबित किया कि इलेक्ट्रा लड़कियों में और ऑडिपस लड़कों में प्रधान होता है, जिसके फलस्वरूप ये अपोजिट जेंडर्स को अधिक प्रेम करते हैं, अपनी माँ और अपने पिता को। ओके गाइस, फिर आता है आखिर ये क्या है, ये स्वयंमोह क्या है, नार्सिसिज्म क्या है, आत्ममोह क्या है। अपने आप से प्रेम करना, अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, अपने व्यक्तित्व से। बेसिकली इसका संबंध शैशवावस्था से है बेसिकली, लेकिन इसका जो जब ये शिखर पर होता है ना, तो किशोर अवस्था में इसकी गुण परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? मुझे याद आ रहा है, एक 9 साल का बच्चा एक दिन जेठ की दोपहरी, बहुत चिलचिलाती, बिल्कुल हॉट डे, फुली हॉट डे, और उस हॉट डे पर वह बच्चा एक दिन खेलने चला जाता है, और खेलते खेलते उसे बहुत प्यास लगती है, वो थर्स्ट, उसको प्यास लगती है, और प्यास रूपी चालक, प्यास रूपी जो ड्राइवर है, उसका थर्स्ट रूपी जो ड्राइवर है, वो उसके यानी शरीर रूपी साधन को, उसका जो मीन्स है वो क्या है, शरीर है, उसकी पूरी बॉडी है, उस बॉडी रूपी साधन को क्या करता है, मूव करता है। अंदर से जब प्यास लगती है तो आप पानी के पास जाने के लिए सर्चिंग में लग जाते हो, आपके हाथ पैर सब कुछ, पूरी बॉडी। तो वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, दूर दूर तक उसे पानी कहीं नहीं दिखाई देता। तब बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत एफर्ट करने के बाद उसे थोड़ी दूर पर कहीं एक पॉन्ड दिखाई देता है, एक सरोवर दिखाई देता है, एक तालाब दिखाई देता है जो पानी से भरा था लबालब। वह उसके निकट पहुंचता है, और जैसे ही वह पानी पीने के लिए अपने ऊपरी शरीर को, यानी अपने जो मिड पॉइंट है, कमर है ना, उससे ऊपर के हिस्से को जब वह पानी में नीचे की तरफ झुकाता है और अपने अंजुल में, अपनी पाम में पानी भरकर पीने को आतुर होता है, इतने में ही उसे अपना चेहरा, उस बच्चे को अपना चेहरा, अपनी छाया, अपना पिक्चर उस पानी में दिखाई देता है, और वह अपने ही चेहरे को,
अपने ही रूप और रंग को, अपने ही स्वरूप और सौंदर्य को इतना प्रेम करता है, अपने पानी पीना तो भूल जाता है, पानी पीना तो भूल जाता है और अपने आप के चेहरे को निहारने लग जाता है, उसे देखने लग जाता है और अपने आप के चेहरे को, अपने रूप और सौंदर्य से, अपने चेहरे से इतना प्रेम कर बैठता है, इतना प्यार करता 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 है कि पानी पीना ही भूल जाता है और प्यास की तड़प में वह वहीं पर निढाल हो जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाती है। और जहाँ पर उसकी डेथ होती है वहाँ पर एक प्लांट उगता है, एक प्लांट जन्म लेता है, एक पौधा जन्म लेता है और वह पौधा नार्सिसिज्म बन जाता है। अर्थात अपने आप को प्रेम करना, अपने रूप, अपने सौंदर्य, अपने व्यक्तित्व, अपनी कद काठी, है ना। लड़कियों को देखो, कुमारी, वो सॉरी एडोलसेंट, किशोरियाँ, किशोर और किशोरियों को देखो, 24 घंटे में से 12 घंटे तो मिरर के सामने ही निकलते हैं, है ना। कभी अपनी आईब्रोज को सेट करते हैं, कभी अपनी आँखों को गजरा लगाती हैं और गजरा लगाती हैं अपने बालों में, सेम वही पोजीशन लड़कों की होती है ना। कभी ऐसे ट्राउजर्स पहनते हैं जो बस कोई नीचे से गलती से थोड़ा सा हल्का सा कोई प्रेशर आ जाए तो वो निकल ही जाए, है ना। हमारी रीजनल लैंग्वेज में ऐसी उसे खुशनी कहते हैं, राइट। मतलब वो बिल्कुल उसका आधा पीछे वाला पार्ट तो आधा दिखता ही रहता है। ऐसा आजकल का प्रचलन चला है, आज के किशोरों की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो आप देखें वाकई क्या है, बस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति है, एक दूसरे को हिप्नोटिज्म के आधार पर वश में कर लेने का एक प्रयास मात्र है, जो किशोर बालक बालिकाओं में स्वतः ही काम प्रवृत्तियों के रूप में परिलक्षित होने लगता है, ऐसा सिगमंड फ्रायड कहते हैं। तो ओवरऑल आत्ममोह, स्वयंमोह या नार्सिसिज्म आखिर क्या है? अपने आप से प्रेम, अपने आप से सौंदर्य। और एक आप हैं हमारे प्रिय विद्यार्थी, हमारे प्यारे बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे नेक्स्ट टीचर्स, जिनको बेचारों को समय ही नहीं मिलता। सुबह जब थोड़ा सा नहाना धोना हुआ था, है ना, बाथिंग वगैरह हुआ था, उस वक्त अपना चेहरा मिरर में थोड़ी देर के लिए देखा था, उसके बाद अगले दिन देखते हैं। बेचारों को समय ही नहीं मिलता। इस जिंदगी की भाग दौड़ में इतने बिजी हो गए हैं कि चेहरा मिरर में देखना तो दूर की बात, सही से अपने बालों को भी नहीं संवारते और बस निकल पड़ते हैं सुबह सुबह अपने काम पर, अपने स्कूल में, अपनी नौकरी पर, अपनी लाइब्रेरी में, अपने पढ़ने की किताबों में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन हम बात किशोर किशोरियों की कर रहे थे। ये देखो संध्या जी ने तो बात भी बता दी। माय डियर, ये होता ही है किशोर अवस्था में, एडोलसेंट स्टेज में। पता है वो जब वॉशरूम में, बाथरूम में जब नहाने के लिए जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट के सोप यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं। कभी उससे चेहरा धोकर देखते हैं, साफ करके देखते हैं, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, कभी फेस वॉश लाएंगे। बस अपने आप को संवारते ही रहते हैं, अपने आप को संवारते ही रहते हैं, अपने आप को संवारते ही रहते हैं। आखिर क्या है ये किशोर अवस्था? तो अपने आप के रूप, सौंदर्य, व्यक्तित्व, कद काठी। और आजकल के बच्चों को देखो तो सही, आप गाड़ी भी वो वाली लेंगे जिसमें ऐसे आधे झुककर बैठा जाता है, आधा ऐसे ऐसे बैठते हैं जैसे मैं कहता हूं कि उनको काला पानी की सजा हो गई हो, है ना। और जो पीछे बैठता है ना, वो तो ऐसा लगता है जैसे उसके शोल्डर्स पर, उसके कंधों पर बैठा हो। और गलती से गाड़ी में आगे ब्रेक लग जाए ना तो भाई साहब सबसे पहले पीछे वाला मरता है। हाँ, रियल बात है, ऐसी गाड़ियां आज के बच्चे रखते हैं। आखिर क्या है ये सब आत्ममोह है, नार्सिसिज्म है। ओके गाइस। और सिगमंड फ्रायड मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की बताते हैं बेटा? 2 प्रकार की। एक होती है इरोस, इरोस, ठीक है ना, जिसे कहते हैं हम लोग जिजीविसा, यानी जीने की इच्छा।
और दूसरी होती है थैनाटोस। ठीक है ना। जीने की इच्छा, और दूसरी होती है मुमूर्षा। अच्छा, ये क्या होती है इरोस? ये इंग्लिश नाम है इरोस, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इरोस क्या है? इरोस और थैनाटोस बड़े गजब के कॉन्सेप्ट है। इरोस यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव, प्रत्येक व्यक्ति के, एकदम राइट सर, अनु जी कह रही है, अच्छा संध्या जी भी कह रही है, सही बात है। चलिए आप देखिए, समझिएगा, यहाँ पर इरोस का मतलब क्या है? इरोस का मतलब सीधा सीधा अगर हम पढ़ें तो जीने की तमन्ना, जीने की इच्छा, यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के जीवन का जो उद्देश्य है ना, पर्पज है इस धरती पर जिंदा रहने का, वो है उसकी सेक्सुअलिटी की पूर्ति, उसकी काम प्रवृत्तियों की पूर्ति। और हाँ, अगर किसी व्यक्ति को उसके इरोस की प्राप्ति नहीं हो तो वह कुंठित हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है, यानी इतने सारे मानसिक रोग हो जाते हैं अगर उस व्यक्ति को उसके। और आपने देखा होगा ना यार, कितने सारे न्यूज़पेपर्स में खबरें पढ़ते हैं आए दिन, हर भारतवर्ष में कितने सारे लोग रोजाना रेप केस में फंसते हैं। यार वो रेप नहीं है, क्या है वो? इरोस है। फ्रायड कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, उसके जीवन का पर्पज ही यही है। और ये समय पर अगर पूरा नहीं होता है तो व्यक्ति कुछ भी कर देता है, उसको दिखाई नहीं देता फिर सामने क्या है, या उसे जेल होगी, या वो मारा जाएगा, या उसे फांसी होगी। दे डोंट नो अबाउट इट अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड। सो माय डियर, इरोस वही है, अपनी कामोत्तेजक इच्छाओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति और प्राप्ति, अकॉर्डिंग टू फ्रायड। जीवन का पर्पज ही यही है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। दूसरा थैनाटोस, ये कहते हैं कि प्रत्येक जीवन, प्रत्येक प्राणी के जीवन का अंतिम परम उद्देश्य, अंतिम परम उद्देश्य, लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ होल लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड थैनाटोस, यानी मृत्यु की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, और अंत में जीवन में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। और इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर आकर के आपका सिगमंड फ्रायड का मनोगतिक उपागम अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। अब बचता है आपका गॉर्डन आलपोर्ट और व्यक्तित्व की टेक्निक्स, जो हम अपनी कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। कब पढ़ने वाले बेटा? कल की क्लास में। आपको पता ही है तबीयत थोड़ी सी, अब ये थोड़ा कहना तो आदत है, आपको तो यही कहना पड़ेगा, तभी पढ़ा पा रहा हूँ बहुत सारी दवाइयाँ खा के। बाकी ज़्यादा लंबी मन तो था, लेकिन लेंगे हम, टेंशन नहीं लीजिएगा। 2-2 घंटे पढ़ाएंगे, 3-3 घंटे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा तबीयत वाला मामला ठीक हो जाए बस। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बेटा। सिगमंड फ्रायड कंप्लीट होता है। कल हम गॉर्डन आलपोर्ट पढ़ेंगे और फिर पर्सनैलिटी मेजर्स पढ़ेंगे, बस फिर ये पूरा का पूरा यूनिट फिनिश हो जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप हमेशा उन्नति के पथ पर, प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें, बस ईश्वर से यही प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।